क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल जहाज तपते रेगिस्तान के बीच से भी गुजर सकता है? मिस्र के सूखे रेगिस्तान में नीले पानी की एक लगभग 200 किलोमीटर लंबी लकीर किसी रेशमी रिबन की तरह बिछी हुई है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि वो नहर है जो पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा लिख रही है। जी हाँ, स्वेज नहर। ये इंसानी कारीगरी का वो करिश्मा है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को एक दूसरे से सीधे जोड़ देता है। एशिया और यूरोप के बीच सफर करने वाले जहाजों के लिए ये किसी जादुई शॉर्टकट से कम नहीं है। ये वो रास्ता है जहां से पूरी दुनिया के कुल माल का लगभग 14% हिस्सा गुजरता है। हर दिन सैकड़ों विशालकाय जहाज पानी की इस संकरी सी पट्टी से खामोशी के साथ रेंगते हुए निकलते हैं। इसी वजह से ये आज दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक बन चुका है। और यकीन मानिए, यहाँ हुई एक छोटी सी चूक भी पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख देती है। इससे अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है। तो चलिए आज के वीडियो में स्वेज नहर की गहराइयों को जानते हैं। मैंडरीन टेक के साथ देखिए इंजीनियरिंग का वो अजूबा जिसने सदियों पुराने व्यापार का इतिहास ही बदल डाला। इसने न सिर्फ राजनीति को नई दिशा दी बल्कि ये भी साबित किया कि इंसान रेगिस्तान का सीना चीरकर रास्ता बना सकता है। स्वेज नहर महज एक पानी का रास्ता नहीं बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की सरहद है। 100 मीटर लंबे कंटेनर जहाज जो दुनिया के व्यापार की धड़कन है, इस तपते रेगिस्तान के बगल से शान से गुजरते हैं। अपनी खास रणनीतिक जगह की वजह से ये मानव निर्मित नहर यूरोप और एशिया के बीच की दूरियों को बहुत कम कर देती है। अलग अलग महाद्वीपों के बीच चक्कर लगाने वाले जहाज़ों के लिए ये 7000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र बचा लेती है। इससे सामान, ईंधन और ज़रूरत की हर चीज़ सिर्फ चंद दिनों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, वरना पहले तो केप ऑफ गुड होप के चक्कर काटकर हफ्तों बर्बाद करने पड़ते थे। भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने का ये शानदार ख्याल 3200 साल से भी पुराना है। प्राचीन मिस्र के लोग एक ऐसी नहर बनाना चाहते थे जिससे नील नदी के रास्ते जहाजों का आना जाना आसान हो सके। उनका मकसद बस इतना था कि किसी भी तरह पूर्वी समंदर तक पहुंचने की राह आसान हो जाए। सदियों बाद फारस, यूनान और रोम के बड़े बड़े सम्राटों ने इस पुरानी नहर को और भी फैलाने की कोशिश की, मगर मिट्टी जमने, पानी के बदलते स्तर और जंग के चलते ये नहरें बार बार बंद होती रहीं। फिर 18वीं सदी के आखिर में जब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र पहुंचा तो उसने एक आधुनिक नहर का विचार रखा। सर्वे तो शुरू हुआ, पर नाप जोख में एक ऐसी बड़ी गलती हो गई जिसने पूरी योजना ही बिगाड़ दी। उन्हें लगा कि भूमध्य सागर का स्तर लाल सागर से पूरे 9 मीटर ऊपर है। डर था कि खुदाई होते ही समंदर का पानी तबाही मचा देगा, इसलिए उस वक्त ये प्लान टाल दिया गया। करीब 19वीं सदी के बीच में जाकर इस प्रोजेक्ट पर असली काम शुरू हो सका। ये तब हुआ जब फर्डिनेंड डे लेसेप्स ने मिस्र के शासक को इसके निर्माण की मंजूरी देने के लिए मना लिया। अगले 10 सालों तक लगभग 15 लाख मजदूरों ने दिन रात एक करके यहाँ की मिट्टी हटाई। उन्होंने कुल मिलाकर 2 अरब 613 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी खोद डाली। इनमें से 600 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी तो रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में सिर्फ हाथों से खोदी गई थी। बाकी की 2 अरब 13 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी को हटाने के लिए भाप से चलने वाली मशीनों का सहारा लिया गया। ये 19वीं सदी की सबसे आधुनिक और ताकतवर मैकेनिकल टेक्नोलॉजी मानी जाती थी। आखिरकार साल 1869 में स्वेज नहर का काम पूरा हुआ। ये इंसान की अटूट मेहनत और मशीनी ताकत के मेल की एक बेमिसाल कहानी थी। काम शुरू होते ही इंजीनियरिंग टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ पोर्ट सईद का इलाका। ये काफी निचला इलाका था जहां पानी की गहराई सिर्फ 1 से 1.2 मीटर के आसपास थी। समंदर की तलहटी नील नदी द्वारा लाई गई नर्म मिट्टी और कीचड़ से भरी हुई थी। इस वजह से खुदाई करना और नहर के किनारों को मजबूत रखना एक बहुत टेढ़ी खीर बन गया था। खुदाई में निकलने वाले मलबे को सही जगह पहुंचाना भी मजदूरों के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। भले ही 1869 में नहर तैयार हो गई थी, पर इसमें सुधार का काम लगातार चलता रहा। बड़े जहाज़ों को जगह देने के लिए इसे चौड़ा करने का काम 100 साल से भी ज्यादा समय तक जारी रहा। आज भी ये जलमार्ग पूरी दुनिया के कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे मुख्य कड़ी बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि मैंडरीन टेक के साथ स्वेज नहर के इस सफर को जानकर आपको मजा आया होगा। आज की तारीख में इस नहर का आकार पहले के मुकाबले पूरे 15 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। एक अविश्वसनीय विस्तार। जब इंजीनियर स्वेज के उस तपते रेतीले इलाके के और अंदर घुसे तब उन्हें असलियत का अंदाजा हुआ। 19वीं सदी की वो पुरानी तकनीक अब जवाब देने लगी थी। साफ दिख रहा था कि मशीनें इंसानी जज्बे के सामने
छोटी पड़ रही हैं। 1859 की बात है जब फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन की नींव रखी। उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं पर मारता था, ना कोई सड़क थी और ना ही रहने का कोई ठिकाना। यहां तक कि पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए भी मीलों दूर से जुगाड़ करना पड़ता था। ईंट पत्थर से लेकर भारी भरकम मशीनों और लोहे के पुर्जों तक हर छोटी बड़ी चीज बाहर से ही लानी थी। पहले सारा सामान समुद्री जहाजों से आता और फिर उसे ऊंटों या गाड़ियों के जरिए रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाया जाता। कुदरत का कहर तो अपनी जगह था ही, पर वहां काम करने वाले मजदूरों की हालत देखकर कलेजा मुंह को आता था। जानलेवा बीमारियां, पानी की भारी किल्लत और झुलसा देने वाली गर्मी, हर पल वहां मौत का साया मंडराता रहता था। देखते ही देखते हजारों मजदूर काम करते करते इसी मिट्टी में हमेशा के लिए दफन हो गए। 19वीं सदी का सबसे महान जलमार्ग तैयार करने के लिए इंसानी जानों की एक बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी। स्वेज नहर को शुरू हुए करीब 150 साल बीत चुके थे, पर वक्त के साथ दुनिया की रफ्तार बदल गई। वैश्विक व्यापार में ऐसी सुनामी आई कि ये पुराना रास्ता अब दुनिया की बढ़ती जरूरतों के आगे छोटा पड़ने लगा था। दशकों से एक ही समस्या सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी, नहर की तंग चौड़ाई। जगह इतनी कम थी कि दो बड़े जहाज एक साथ बराबर से गुजर ही नहीं सकते थे। बेबस जहाजों को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता, जिससे वहां समंदर के बीचों बीच ट्रैफिक जाम लग जाता था। हालत ये थी कि एक छोटे से सफर को पूरा करने में 18-18 घंटे बर्बाद हो रहे थे। फिर आया साल 2014, जब मिस्र ने एक ऐसा साहसी फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने तय किया कि वो न सिर्फ पुरानी नहर को चौड़ा करेंगे, बल्कि इसके बगल में एक और नई नहर खड़ी कर देंगे। ये महाप्रोजेक्ट 2 हिस्सों में बटा था। पहला काम था 35 किलोमीटर लंबी एक बिल्कुल नई नहर की खुदाई करना। ये नई नहर पुरानी नहर के समानांतर बनाई गई ताकि ट्रैफिक दोनों तरफ से बिना रुके आ जा सके। इसके बाद नंबर आया ग्रेट बिटर लेक के पास के 37 किलोमीटर वाले हिस्से का, जिसे और गहरा और चौड़ा करना था। सारा जोर इसी बात पर था कि दुनिया के सबसे विशालकाय जहाज भी यहां से बिना किसी डर के निकल सकें। मिस्र के उस वीरान रेगिस्तान में मानो रातों रात एक नया संसार बस गया। चंद महीनों में वहां मशीनों का रेला लग गया। मिस्र की सेना और दुनिया भर के नामी ठेकेदारों ने बुलडोजर, ट्रक और खुदाई की मशीनों की एक पूरी फौज उतार दी। दिन रात बस मशीनों का शोर। जमीन को समतल करने की एक ऐसी जंग शुरू हुई जो 24 घंटे चलती रही। कामगारों ने पहाड़ जितनी मिट्टी, करीब 25 करोड़ घन मीटर रेत और मलबे को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। जैसे ही खुदाई तय गहराई तक पहुंची, उस सूखे रेतीले इलाके को पानी से लबालब भर दिया गया। अब मैदान तैयार था ड्रेजिंग जहाजों के लिए। असली चुनौती तो अब पानी के अंदर छिपी हुई थी। दर्जनों अत्याधुनिक जहाज, जिनमें खतरनाक कटर सक्शन ड्रेजर्स भी शामिल थे, इस मिशन में झोंक दिए गए। और साथ में थे वो विशाल ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर्स। तैरते हुए ये लोहे के राक्षस 200 मीटर से भी ज्यादा लंबे ये जहाज अपने ताकतवर घूमते हुए ब्लेडों से समंदर की सख्त तलहटी को भी चीर देते थे। फिर उस मलबे को पंप के जरिए खींचकर मीलों लंबी पाइपलाइनों की मदद से कहीं दूर फेंक दिया जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 12 महीनों में मिस्र ने 20 करोड़ घन मीटर से ज्यादा की खुदाई कर डाली। समुद्री इंजीनियरिंग के इतिहास में आज तक ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं देखा गया था। आखिरकार अगस्त 2015 का वो दिन आया जब नई स्वेज नहर का बड़ी धूमधाम से उद्घाटन किया गया। अब कुल 72 किलोमीटर के लंबे रास्ते पर जहाज दोनों तरफ से बेरोक टोक अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते थे। जो सफर पहले 18 घंटे में पूरा होता था, अब वो सिमटकर महज 11 घंटे का रह गया। और इंतजार का वक्त, 11 घंटे की वो लंबी थकान अब सिर्फ 3 घंटे में बदल चुकी थी। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ नहर की ताकत को दुगना कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये भी दिखा दिया कि समुद्री व्यापार के लिए स्वेज आज भी सबसे अहम और रणनीतिक रास्ता है। सच तो यह है कि स्वेज नहर आज हमारे ग्रह की सबसे व्यस्त और धड़कती हुई जीवन रेखा बन चुकी है। हर साल करीब 18,000 जहाज दुनिया के हर कोने से अपनी किस्मत लेकर यहाँ पहुँचते हैं और इसी नीले पानी के रास्ते अपना सफर पूरा करते हैं। इसे दुनिया का एक ऐसा समुद्री महामार्ग बना दिया गया है जो 24 घंटे बिना रुके काम करता रहता है। यहाँ से गुजरने वाले माल की कुल मात्रा लगभग 700 मिलियन टन तक पहुँच जाती है, जिसमें कच्चा तेल, कुदरती गैस,
भारी भरकम थोक कार्गो और महंगी मशीनों जैसे सामान शामिल होते हैं। कमाल की बात तो ये है कि इस नहर से निकलने वाले जहाज अब समंदर के असली दानव बन चुके हैं। इनका वजन 2,40,000 टन तक होता है और लंबाई लगभग 400 मीटर। इसे ऐसे समझिए, ये लंबाई फुटबॉल के 4 मैदानों को एक साथ जोड़ने के बराबर है। जब इतने विशालकाय कंटेनर शिप्स और सुपर टैंकर यहां से गुजरते हैं तो नेविगेशन सिस्टम की हालत तो पतली होती ही है, साथ ही नहर को और चौड़ा करना भी मजबूरी बन जाता है। अब इसे गहरा करना और मॉडर्न बनाना कोई चॉइस नहीं, बल्कि सुरक्षित सफर के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन इतना अहम होने के बावजूद स्वेज नहर ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एवर गिवन के फंसने की। तारीख थी 23 मार्च 2021। वो विशाल जहाज मलेशिया से नीदरलैंड्स की तरफ मजे से बढ़ रहा था, पर जैसे ही उसने स्वेज नहर में एंट्री ली, उसका सामना 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले रेतीले तूफान से हो गया। बस फिर क्या था, सुबह 7:40 पर जहाज ने अपना कंट्रोल खोया और नहर के किनारे से जा टकराया। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखा कि उस 400 मीटर लंबे जहाज ने दुनिया के सबसे जरूरी रास्ते की नब्ज ही रोक दी है। शुरुआत में टग बोट से उसे खींचने की कोशिश की गई, पर सब बेकार रहा। मामला बिगड़ता देख स्मिथ सैल्वेज और निप्पॉन सैल्वेज जैसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट टीमों को मैदान में उतारा गया। उनका काम था जहाज के अगले और पिछले हिस्से के नीचे दबी तनों रेत को खोदकर बाहर निकालना। स्वेज नहर की वजह से जहाजों का सफर 8 से 10 दिन कम हो जाता है, वरना उन्हें पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ता। सोचिए, इससे मिस्र को हर साल 5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई होती है। पर बदकिस्मती देखिए, जहां एवर गिवन फंसा वहां सिर्फ एक ही लेन थी, जिसने पूरी नहर को पंगु बना दिया। 370 से भी ज्यादा जहाज कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर थे। आलम यह था कि हर दिन करीब 9.66 अरब अमेरिकी डॉलर का माल बीच रास्ते में अटका रहा। ये मुसीबत तब आई जब ग्लोबल सप्लाई चेन पहले ही काफी दबाव में थी और ऊपर से कंटेनर्स की भारी कमी ने पूरी लॉजिस्टिक्स की कमर ही तोड़ दी थी। पूरे 150 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एवर गिवन को आजाद कराया जा सका। इसमें समंदर की ऊंची लहरों और 14 शक्तिशाली टग बोट्स का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन इसके बाद जब जहाज एक साथ बंदरगाहों पर पहुंचे तो भारी देरी हुई और शिपिंग के दाम आसमान छूने लगे। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा व्यापार कितना नाजुक है, क्योंकि दुनिया का 12% माल इसी एक नहर पर टिका है। उस 2 लाख टन से भी भारी जहाज को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों को एक साथ 4 अलग अलग तकनीकों का सहारा लेना पड़ा। जहाज का अगला हिस्सा किनारे की मिट्टी में बहुत गहरा धंस गया था, इसलिए मशीनों को हजारों क्यूबिक मीटर रेत और कीचड़ खोदकर हटाना पड़ा ताकि दबाव कम हो सके। ठीक उसी वक्त 1 दर्जन से भी ज्यादा हाई पावर टग बोट्स ने अपना पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने 360 डिग्री पर घूमने वाले थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके जहाज को वापस सही दिशा में खींचा। क्रू मेंबर्स लगातार अंदर जमा पानी बाहर निकाल रहे थे ताकि जहाज हल्का होकर ऊपर उठ सके। और आखिर में जब समंदर में ज्वार आया तो उस बढ़ते पानी और खिंचाव की ताकत ने मिलकर जहाज को मुक्त कर दिया। स्वेज की इन चुनौतियों को देखकर मन में एक बड़ा सवाल आता है, अगर पनामा से तुलना करें तो दुनिया की ये 2 सबसे बड़ी नहरें आखिर काम कैसे करती हैं? भले ही ये इंसानी रास्ता समय और पैसा बचाता हो, पर पनामा नहर को चलाना बहुत ही नाजुक और पेचीदा काम है। अगर किसी जहाज को पैसिफिक साइड की तरफ जाना है तो उसे बहुत ही संकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहां मोड़ पर कुछ दिखाई नहीं देता और ऊपर से वो बेहद जटिल लॉक सिस्टम। वहां सेंटीमीटर की एक मामूली सी चूक भी बड़ी तबाही ला सकती है। यही वजह है कि ग्लोबल शिपिंग की दुनिया में पनामा नहर का अपना ही एक कड़ा और अनोखा नियम है। ये पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां जहाज के कैप्टन को अपनी कमान मजबूरी में किसी और के हाथों में सौंपनी पड़ती है। सारा कंट्रोल चला जाता है प्रैक्टिकोस के हाथ में, जो इस नहर के सबसे माहिर और मंझे हुए पायलट माने जाते हैं। सालों की रगड़ाई और कड़ी मेहनत के बाद ये लोग तैयार होते हैं ताकि नहर के एक एक मीटर और पानी की हर लहर को अपनी मुट्ठी में कर सकें। हवा की चाल क्या है, पानी कितना गहरा है, वोल्व कहाँ है, इन्हें सफर के दौरान एक एक बारीक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सोचिए, हजारों लाखों टन वजनी इन लोहे के पहाड़ों को सही सलामत निकालने की पूरी जिम्मेदारी बस
इन्हीं चंद लोगों की होती है। नहर के उन संकरे और जानलेवा रास्तों से ये इन विशाल जहाज़ों को किसी उस्ताद की तरह बाहर ले जाते हैं। अगर हालात सामान्य हों तो हर रोज लगभग 40 जहाज इस नहर को पार करते हैं। इन जहाज़ों के जरिए रोजाना करीब 6 लाख टन माल इधर से उधर पहुंचाया जाता है। लेकिन एक पेच है, ये पूरा तामझाम पूरी तरह से गतुन झील के मीठे पानी पर टिका हुआ है। इसी निर्भरता की वजह से जलवायु परिवर्तन का जरा सा असर भी इस पूरी नहर के वजूद को खतरे में डाल देता है। भले ही इसे बने 110 साल से ज्यादा बीत चुके हों, पर पनामा नहर की जगह आज भी कोई नहीं ले पाया। ये ग्लोबल ट्रेड की एक ऐसी नस है जिसके बिना काम नहीं चल सकता। यकीन नहीं आता तो कल्पना कीजिए एक भीमकाय जहाज की, एक ऐसा विशाल कंटेनर जहाज जो अटलांटिक से निकलकर प्रशांत महासागर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यह नहर बीच में न होती तो पूरा अमेरिकी महाद्वीप एक दीवार बनकर उसका रास्ता रोक देता। फिर कप्तान के पास सिर्फ एक ही डरावना रास्ता बचता, खतरनाक केप हॉर्न का चक्कर काटना। इसका मतलब है समंदर में 15 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत और हजारों टन कीमती ईंधन का धुआं उड़ाना। लेकिन इस नहर के होने से दुनिया भर के व्यापार का 6% हिस्सा बेहद तेजी से और कम खर्च में अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसमें ईंधन से लेकर खाने पीने का सामान और फैक्ट्रियों की मशीनें तक सब कुछ शामिल है। ये एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच सामान की सप्लाई को बिना किसी रुकावट के चालू रखती है। यही वजह है कि पनामा में होने वाली जरा सी हलचल पूरी दुनिया में सामान ढोने की कीमतों में आग लगा सकती है। इसका सीधा असर दुनिया भर के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर पड़ता है। हर जगह हड़कंप मच जाता है। आज के दौर में भी स्वेज नहर मिस्र के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अपनी अनोखी लोकेशन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये नहर ऑक्सीजन की तरह काम करती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़कर इसने समुद्री दूरियों को एकदम समेट कर रख दिया है। स्वेज की वजह से समुद्री रास्ते 7,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक छोटे हो जाते हैं। हर साल हजारों जहाजों के लिए ये रास्ता समय, पैसा और तेल बचाने का सबसे बड़ा जरिया बनता है। दुनिया के 10 से 12% व्यापार की डोर सीधे तौर पर इसी पानी के रास्ते से बंधी हुई है। चाहे कच्चा तेल हो, गैस हो या रोजमर्रा की चीजें, सब कुछ इसी रास्ते से होकर हमारे घरों तक पहुंचता है। मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए स्वेज नहर विदेशी कमाई का सबसे पक्का और भरोसेमंद रास्ता है। ये हर साल अरबों डॉलर की कमाई कराती है और लाखों लोगों के घरों का चूल्हा जलाती है। पोर्ट पर काम करने वाले हों या जहाज़ों को सर्विस देने वाले लाखों लोगों का रोजगार इसी पर टिका है। स्वेज नहर ने न सिर्फ व्यापार को बढ़ाया बल्कि आसपास के इलाकों में शहरों और सड़कों का जाल भी बिछा दिया। ये नहर विदेशी पैसा खींच लाती है और पूरी दुनिया की पावर पॉलिटिक्स में मिस्र का दबदबा बनाए रखती है। एक तरह से देखें तो ये 3 बड़े महाद्वीपों को आपस में जोड़ने वाला इकलौता दरवाजा है। इसे शुरू हुए 1 सदी से ज्यादा का वक्त हो गया, पर आज भी ये इंसानी काबिलियत का जीता जागता सबूत है। तपते रेगिस्तान को चीर कर रास्ता बनाना, जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था, प्रकृति पर इंसान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। आज स्वेज वैश्विक व्यापार की एक ऐसी रग बन चुकी है जिसके बिना दुनिया थम सकती है। दुनिया के कुल समुद्री माल का लगभग 14% हिस्सा यहीं से गुजरता है। यहां से निकलने वाला हर जहाज सिर्फ डिब्बे नहीं ले जाता, बल्कि अपने साथ एक अनोखी कहानी भी ढोता है। ये कहानी है उस गजब के विजन और बेशुमार मेहनत की जो इस इंजीनियरिंग के अजूबे को खड़ा करने में लगी है। इसकी यादें 19वीं सदी के उन मजदूरों से जुड़ी हैं जिन्होंने अपने हाथों से मिट्टी का एक एक ढेला खोदा था। और आज का मंजर देखिए, जहां विशालकाय मशीनें इस नहर को चौड़ा और साफ रखने के लिए दिन रात जुटी रहती हैं। आज की इस बेहद जुड़ी हुई दुनिया में, जहां सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, एक छोटी सी चूक भी तबाही ला सकती है। अगर स्वेज नहर में कोई हादसा होता है तो उसका झटका पूरी दुनिया की मार्केट को महसूस होता है। एवर गिवन के उस बड़े संकट ने दुनिया को याद दिला दिया कि ये नहर हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। नक्शे पर तो ये छोटी सी लकीर है, मगर इसकी धाक मिस्र की सरहदों को कब का लांघ चुकी है। और अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, आखिर इस स्वेज नहर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या यह महज इंजीनियरिंग का हैरत अंगेज नमूना है, या समंदर की वो नब्ज जहां पूरी दुनिया की रफ्तार अटकती है, या फिर ये उस इंसानी जुनून की मिसाल है जिसने नामुमकिन को भी चीर कर अपना रास्ता बनाया? अपनी राय हमें जरूर बताइए और मैंड्रिन टेक के साथ
इसी तरह जुड़े रहिए ताकि हम उन महान कारनामों को देख सकें जिन्होंने आज के इस जहान की शक्ल बदल कर रख दी है।